हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे रैंक बूस्टर सीरीज जेईई 2026 में अपना न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेटेज की बात होती है तो उसमें आपको टॉप पे चैप्टर दिया जाता है केमिकल बॉन्डिंग के साथ। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इसको अगर आपने डीएनएफ ब्लॉक के साथ कर लिया तो डेफिनेटली आप इसमें से काफी अच्छा स्कोर में अपने इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, ये चैप्टर आना ही आना है फॉर श्योर। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको इसको थॉरो करना है। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं इसके, एक बार अगर आपने इस चैप्टर को क्लियर कर लिया तो आप डेफिनेटली इसमें स्कोर अच्छा करोगे। सो विदाउट एनी डिले अगेन द सेम कंडीशन कि जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे आप एक पेन पेपर लेके करो और उसमें आपने आपको डेफिनेटली चेक करो कि आपके कितने यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, अगर आपका चैप्टर तैयार है तो। और अगर मान लो कहीं आपको कुछ भी है तो आपको डेफिनेटली इसमें जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। जहां पे आपके कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है आप वो भी दूर कर सकते हैं। अदरवाइज आपने लास्ट में चेक करना जरूर है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं, और करेक्ट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगर मान लो आपने इसका 90 से 95% क्वेश्चन करेक्ट करें तो आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो कि हाँ भाई आपको चैप्टर लगभग तैयार है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते ही रहना है, क्योंकि अब आप बिल्कुल नियर है अपने एग्जाम्स के। तो डेफिनेटली ये एक क्रॉस चेक है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और जो जो चीजें आप अभी भी छोड़ रहे हैं उसको आप यहां से ग्रैब कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो 2025 का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। और मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हम जल्दी कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, और हमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि करेक्ट होंगे। तो NiCO4 है ना, आप जैसे आपको पहले बेसिक कुछ पता होना चाहिए। तो आपने देखा होगा NiCO4, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो हमारा इसका कन्फिगरेशन कैसा आता है। इस केस में हमारा जो CO है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है आपकी, 0 आती है। तो ये 3D8 4s2 फॉर्म में रहता है, 4s2 फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब अगर हम इसका कन्फिगरेशन लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे इसको कि ये हमारा 3D 4s एंड 4p, राइट। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाकी हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो 3D8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो उस केस में जब तुम इसमें पेयरिंग करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। अदर केसेस में हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग रिमूव कर देते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फाइनल जो हमारा कंसेप्ट बनता है दैट इज ये तुम्हारा सारा पेयर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो वेकेंट ऑर्बिटल बच गए वो हो गए s and p3, और यही हमारे ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसका कन्फिगरेशन हो गया NiCO4 का। हम इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो कहाँ ये कंडीशन दिखाई दे रही है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डायमैग्नेटिक है, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आएगा। डायमैग्नेटिक का मतलब μ0। तो चेक करो कहाँ है ये केस, टेट्राहेड्रल μ0। अच्छा, ये थर्ड पे हो गया। NiCN4 मैं इस वाले केस में इसलिए ले रही हूं ताकि आपको अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है वो उसको समझ ले। NiCN के होल 4 में क्या होता है बच्चे, ध्यान दो आप। NiCN के अगर होल 4 की मैं बात करूं तो इस केस में सिंपल हमें पता है कि ये हमारा NiCN होल 4, तो ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो होगा, बट इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन Ni2+ फॉर्म में है। तो Ni2+ के फॉर्म में होगी, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल वो आता है वो इसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आपके कन्फिगरेशन जो बनती है वो हमारी बनती है DsP2। तो इस केस में तुम्हारी जो कन्फिगरेशन बनेगी वो DsP2 बनेगी। और DsP2 अगर यह कन्फिगरेशन बनी आपकी तो इसका मतलब ये कैसा होगा, दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर। और सिंस ये भी तुम्हारा कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चे यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस केस में भी तुम्हारा म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और ये डायमैग्नेटिक होगा। पर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जब हमारा DsP2 होती है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो चेक कर लो, इन्हीं दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो कहाँ दिया है स्क्वायर प्लेनर 0, तो ये तुम्हारा दिया है सेकेंड में। ऑप्शन देखो कहाँ है, फर्स्ट का थर्ड एंड बी का सेकेंड, फर्स्ट का थर्ड एंड बी का सेकेंड। तो सी मस्ट बी द राइट आंसर।
सी मस्ट बी द राइट आंसर। अगर मैं यहाँ पे NiCl4 की बात करूं तो NiCl4 में क्या चेंज आ जाएगा? NiCl4 की अगर मैं बात करूं तो एक बार इसको मैं इसलिए बता रही हूँ सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में, ताकि आपको इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। NiCl4 में ये जो Cl है ये हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा। तो इस केस में तुम्हारे पास ये सारे ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से हमें आगे वाले ऑर्बिटल्स को चूज करना पड़ेगा और ये होंगे sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये वाले ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन की तरह यूज होंगे। तो sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, बट ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर ये बात आपको क्लियर है तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ये टेट्रा वाले के केसेस होते हैं। अब इसको देखो, इसमें क्या आया? पैरामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल। तो कहाँ दिया है भाई ये? तो पैरामैग्नेटिक आपको दिख रहा है, टेट्राहेड्रल है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यानी कि इसका होगा 1। तो देखो भाई, सी का 1, अनडाउटली सी मस्ट बी द राइट आंसर। तो दैट इज द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिनको आता है, मैंने अगेन कहा, उनको ज्यादा समय नहीं लगाना, वो आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है। तो देखो बच्चों, भाई दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक होते हैं d2sp3, दूसरा होता है sp3d2। दोनों केसेस कब होते हैं? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6 हो, राइट। 6 कोऑर्डिनेशन में दोनों केसेस होते हैं। तो जब तुम्हारे ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होंगे, जैसे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये dsp2, p3 हमने लिया, तो ये हमने लिया d2sp3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? d2sp3। और अगर इसी तरह जब तुम्हारे बाहर वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं तो तुम्हारा sp3d2 कहलाता है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट बनाना होता है कि जहां पे तुम्हारी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी, वहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? जनरली d2sp3 होगा। जहां पे नो पेयरिंग, वहां पे तुम्हारा sp3d2 होगा। तो हम इसको, और नो पेयरिंग कहाँ होती है? जहां पे वीक फील्ड लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां होता है वहां पे जनरली पेयरिंग होती है। जनरल केसेस की बात हो रही है बच्चे, इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, हमें स्पीड से करने हैं, पर हमें कंसेप्ट भी यूज करने हैं। अब देखो मैं कैसे करूंगी इसको। मुझे दिखाई दे रहा है CONH3O6, ठीक है। तो NH3 हमारा किस में आता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड माना जाता है। पहले देखो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? दिस इज 3D, ये तुम्हारा +3 स्टेट में, तो 3D6 4s0 हो जाएगा। ये 3D6 वाली फॉर्म में चला गया ये। वैसे 3D7 4s मैं लिख देती हूँ, 3D7 4s2 था ये, लेकिन अब ये +3 स्टेट में है, तो +3 स्टेट में ही हो गया 3D6। और 6 में तुम देखोगे तो तुम्हारे पास नेचुरली अगर हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो 1 2, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा ये वाला वेकेट है। जब ये वेकेट है तो कौन सा हाइब्रिडेशन बनाएगा? d2sp3। SF6 बच्चे ये sp3d2 होता है, इसमें d2sp3 sp3 कुछ नहीं होता क्योंकि ये p ब्लॉक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है sp3d2, ये याद रखेंगे आप। CrF6, तो CrF6 क्या है? Cr हमारा +3 स्टेट में, तो Cr के पास कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है? भाई ध्यान से देखना, क्योंकि नंबर वाला क्वेश्चन है, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 3 निकल गए, तो क्या हो जाएगा? मेरा बचा यहाँ पे 3d3, यस और नो? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, अभी 3d3 हो गया। तो 3d3 है तो नेचुरली क्या बनेगा? ये d2sp3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। COF6, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये क्या होगा? sp3d2। आप इससे चेक करेंगे, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? d2sp3, ये वाला नहीं होगा। फिर MnCl6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग यहाँ पे क्या होगी? नहीं होगी, तो sp3d2। तो आपने खुद चेक किया, आपको अगर नेचर ऑफ लिगेंड पता है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चे, कई बार बच्चे सीरीज में डरते हैं, है ना, कि कैसे सीरीज याद करें, क्या करें, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, आई बहार सनी क्लास से, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसको हम बाद में करेंगे ट्रिक को, क्योंकि अभी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी। आई बहार सनी क्लास से फरार, ऑक्सलेटो और पानो इन दिनों कनाडा एंड कोलंबो, ये पूरी ट्रिक है, ये अभी हम नहीं अप्लाई कर रहे, हम इसको आगे देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो इसको, क्योंकि अभी इस समय मैं अपनी ट्रिक बताऊंगी, आप कंफ्यूज होंगे, आपको भी कोई भी नई ट्रिक नहीं करनी, आपने सिंपल बेसिक वे में पढ़ना है जो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा हमारा वो
लगेगा कौन सी किस तरह से हम इसकी सीरीज याद करेंगे। और सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको पता होनी चाहिए। और जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस केस में आपने याद रखना है कि जितने भी तुम्हारे ये Cl, Br, ठीक है, और ये I माइनस, ठीक है, ये सारे वाटर, ऑक्सलेट, ये सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड में मेनली आप कौन से याद रखेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप याद रखेंगे CO, CN, NH3, ईन, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपको याद होने चाहिए। आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आपको कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपके क्वेश्चंस फास्ट वे में कर पाएंगे। अब देखो मैंने क्या किया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो क्या होगा? D2sp3 होगा, तो ये नहीं होगा, ये sp3d2 ही होता है। इसमें तुम्हें दिख रहा है वीक है, नो पेयरिंग, वीक है, नो पेयरिंग, यहाँ पे क्या हो गया? अब लेकिन ये क्या होता है, इसका कन्फिगरेशन भी चेक करना है, तो खाली इससे बात नहीं बनती कि वीक है, नो पेयरिंग। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है इसका कन्फिगरेशन में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन है तो D2 यूज होगा ही होगा। तो ये चीज भी नोटिस करनी, खाली वीक और स्ट्रॉन्ग से काम नहीं चलता, इसलिए आपको सिलेक्टिव होकर आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो कितने हमारे आयंस आए यहाँ पे? कॉम्प्लेक्सेस आए, आयंस नहीं, आयंस तो हैं एग्जैक्टली, पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो आयंस है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 1, 2 और ये 3, तो 3 मस्ट बी द राइट आंसर। चेक करो बेसे, ठीक है, और वो सीरीज तैयार करेंगे आप। नेक्स्ट, होमोलैक्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूजिंग मोनोडेंटेट लिगेंड विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमारे वो होते हैं जिसमें एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अगर वो मोनो, इनका कहने का मतलब है कि अगर वो बन रहे हैं हमारे होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं और बेसिकली वो किससे बन रहे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं बनाएंगे, नहीं शो करेंगे। तो क्या बात है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? क्या लग रहा है आपको? तो आप सोचो। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो एक तरीके से बने होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। सिस एंड ट्रांसप्लेटिन आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पीडी। भाई ये पीडी के नहीं होते, सिसप्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन क्या होते हैं आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी पॉपुलर कंपाउंड, PT-NH3 होल ट्वाइस Cl2। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, सिस एंड ट्रांस। तो आपको बार बार पढ़ाया जाता है कि जो सिसप्लेटिन होता है उसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, इसलिए काफी पॉपुलर कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे पीडी दे के आपको कंफ्यूज किया है, तो ये बात गलत है। तो फर्स्ट ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, हाँ वो नहीं शो कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएंगे वो, और ये हमारा गलत है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो ए इसका आंसर लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका, ये मैंने ए क्यों लगा दिया, सॉरी, इसमें क्या होगा? सेकेंड इनकरेक्ट है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ गलत, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, राइट। तो सेकेंड गलत है, ठीक है, चेक कर लेना इसको एक बार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, CO इन ट्वाइस Cl2 Cl। तो इसमें आपको क्या बताना है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी से मैच करना है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है बच्चे? प्राइमरी वैलेंसी को आप रिलेट कर सकते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देखना है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 3, तो 3 6 होना चाहिए, यानी कि इसका यही होना चाहिए। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है आपकी? 4, और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 2, तो 4 और 2 मतलब 2 और 4 लिखेंगे अगर हम पहले लिख रहे हैं प्राइमरी फिर सेकेंडरी। तो 2 4 का ऑप्शन कहाँ है? तो यानी कि इसका आना चाहिए ये HgSCN। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 है, ठीक है, और इसमें हमारा Hg दिया हुआ है, मरकरी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी आएगी 3, तो 4 और 3 2 होना चाहिए। और MgEDT कोऑर्डिनेशन नंबर है इसकी 6, और इसमें तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 2, यानी कि 2, तभी तुम्हारा होगा इसका D का होगा 3। तो चेक करो भाई, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट है तो ये दोनों ऑप्शन कट गए आपके। अब इन दोनों में देखो सेकंड का क्या है? सेकंड का हमारा आ रहा है 4th, सेकंड का 4th किस में आ रहा है? सेकंड का 4th आ रहा है C में, तो हेंस C मस्ट बी द राइट आंसर। क्या होना चाहिए आंसर? C मस्ट बी द राइट आंसर। तो होपफुली आपको तरीका क्लियर हो गया।
आपने बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे क्या होती है, ये जो जितने मेटल में लीगेंड बेसिकली जो मेटल से जुड़े होते हैं विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ लीगेंड, नंबर ऑफ, अगर हम बात करें लीगेंड तो गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम। मैं इसलिए बात बता रही हूँ क्योंकि मान लो कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं और उनको ऐसे दिया जाता है CO इन होल थ्राइस 3+, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस, तो बच्चे कहेंगे मैम 3, बट रिमेंबर ये ईन है और ईन एक बाइडेंटेट लीगेंड है, इसका स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये एक जब बाइडेंटेट लीगेंड है तो ये एक ही लीगेंड यहाँ पे 2 डोनर एटम दे रहा है, 2 डोनर एटम दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2 बिकॉज ऑफ 1 ईन, तो इस ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6। तो यू शुड बी केयरफुल कि इस तरह की गलती आप ना करें, ठीक है। तो ये 2025 में क्वेश्चन आया था, तो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, X इज द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमंग, इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर ऑफ एसिडिक एसिड है ये, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट इज Y। अच्छा, ये आजकल बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं इस तरह के, उन्होंने आपसे कह दिया कि जो X है वो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड, मतलब इन्होंने 2 क्वेश्चंस को मिक्स किया है, एक तो तुम्हें प्राइमरी वैलेंसी भी पूछी हुई है, दूसरी चीज उन्होंने आपसे ऑक्साइड के नेचर के बारे में पूछ लिया। अब भाई खुद सोचो इसमें कौन कौन से ऑक्साइड, बिल्कुल डायरेक्ट DNF ब्लॉक के क्वेश्चन को मिक्स किया है इन्होंने। DNF ब्लॉक में जो आप ऑक्साइड्स वाला टॉपिक पढ़ते हैं, इवन मैंने डिस्कस भी किया है अपनी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको वहां बताया भी है, DNF ब्लॉक वाले लेक्चर में बताया मैंने आपको कि आप अगर इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये जो सारे होते हैं कैसे होते हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब ये तो बेसिक हो जाएंगे, ये एम्फोटेरिक होता है, तो ये एम्फोटेरिक है, तो वीक वेनेडियम के तो कोई भी एसिडिक नहीं होते, तो इनमें से ये तो आंसर नहीं आएगा। अब ये जो हमारा CrO3 फॉर्म होती है और Mn2O7, तो ये हमारे एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2, और Y निकाल लो तो Y कितनी आएगी, इसकी अगर मैं क्या करूं प्राइमरी वैलेंसी बताऊं तो प्राइमरी वैलेंसी मुझे दिखाई दे रही है कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो X + Y पूछा है इन्होंने, X + Y विल बी इक्वल टू 5, तो 5 आंसर होगा इसका, D आंसर होगा, ठीक है, D विल बी द राइट आंसर। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। An octahedral complex having molecular composition this has 2 isomers A and B. The solution of A gives, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बच्चे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। आपको पता है जब भी आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाती है तो इन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला ले लिया आपके लिए, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, CONH3 होल 5, क्योंकि हमें समय भी बचाना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर मैंने लिया Cl अंदर लिया, ठीक है, NH, क्योंकि CO के कितने हैं, CO 5NH3 Cl2SO4, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे हम लोग इसको करेंगे, है ना, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ पे ऐसे लिया CO NH3 होल 5 Cl 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा SO4 बाहर, इसमें यहाँ पे 4 होगा भाई, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, दिस विल बी 4, ठीक है। अब इस केस में तुम्हारा यहाँ पे Cl2 आया और बाहर यहाँ पे तुम्हारा SO4 आ गया, अगर हम लोग ले रहे हैं सपोज ये कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, ठीक है, अगर हमने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया तो इस केस में हमारे पास SO4 अंदर, Cl2 अंदर है और ये बाहर है। अब लेकिन इस केस में हमारे पास दिक्कत क्या आएगी, तो मुझे यहाँ पे यही लेना पड़ेगा भाई, 5 ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सच में दिक्कत आ जाएगी हाइड्रेटेड फॉर्म में। इन्होंने थोड़ा सा अप्लाइड बनाया है इसको और थोड़ा सा चेंज करा है, CONH3 होल 5, अगर मैं यहाँ पे Cl, एक केस हमारा ऐसे होता है, SO4 हमने ले लिया, और एक केस हमारा ऐसे होता है CONH3 होल 5 SO4 और Cl हमने ले लिया। यहाँ पे मिस्टेक इसमें नहीं है, इस 2 में मिस्टेक है, यहाँ 2 नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। मिस्टेक तो है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वहां 2 नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे कंपाउंड होना चाहिए। तो ये जो हमारे आइसोमर्स होते हैं इनमें हम लोग क्या सीखते हैं कि जैसे जो तुम्हारे बाहर है, अभी सल्फेट आयन है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो जो सल्फेट होगा ये किससे रिएक्ट करेगा, BaCl2 से रिएक्ट करेगा, और BaCl2 से रिएक्ट करके BaSO4 का प्रेसिपिटेट देगा, और ये जो Cl है ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा और AgCl का PPT देगा। तो इस तरह हम डिफरेंट कंपाउंड्स को मतलब बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो किस तरह की आइसोमेरिज्म आती है बच्चे, ये इसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इनडायरेक्टली आपको ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। इन्होंने कहा कि एक आइसोमर है जो AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है, एक आइसोमर है जो
BaCl2 से रिएक्ट कर रहा है। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी मैंने साथ में डिस्कस किया। कभी भी ऐसे केसेस दिखे जहां पे जो हमारे आयंस हैं उनमें एक्सचेंज हो जाए, है ना, एक केस में एक आयन बाहर है, मतलब एक प्राइमरी वैलेंसी है, दूसरे में वो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह एक्ट कर रहा है, तो वहां पे हमारी जनरली कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेट्स मूव अहेड, ये भी 25 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। इनके लिए कितने हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, CrCl3 PY3, और ये वाला जो है तुम्हारा कौन सा है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि तुमने पढ़ा होगा एक Ma3B3 टाइप, इसमें तुम्हारा वो फेशियल और मेरिडोनियल दो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स थे, एक फेशियल और एक था मेरिडोनियल, राइट। तो ये वही वाला केस है A3B3 वाला, तो ये हमारे 2 तो ये शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें होगी नहीं। और ये वाला अगर मैं बात करूं इस केस में तो CrO2, तो यहाँ पे तुम्हें पता है दूसरे वाले केस में तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है सिस और ट्रांस फॉर्म में, सिस और ट्रांसफॉर्म शो करता है, और जो सिस फॉर्म होती है वो हमारी बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, तो DL पेयर भी शो करेगा। तो ओवरऑल इसके आइसोमर्स होंगे 3। इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दोनों हैं, सिस ट्रांस है और एज वेल एज इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है, तो इसके टोटल आइसोमर्स होंगे 3 और इसके टोटल आइसोमर्स होंगे 2, बिकॉज नो OI यहाँ पे नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे नहीं होगी। तो आंसर इसका आना चाहिए कि ये वाला 2 करेगा बेसिकली इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये वाला 3 करेगा, तो 2, 3 मस्ट बी द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जनरली हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या ट्रिक बनाते हैं, हम सिंपल ये ट्रिक बनाते हैं कि जो हमारा OX होता है ना, जो हमारा OX होता है या फिर ईन होता है, ये हमारे बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स में, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं लिगेंड्स, अगर वो प्रेजेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। लेट अस मूव अहेड। अब मैं यहाँ पे अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है जो कि 2025 में ही आया हुआ है, विल सी दैट। तो ये तो बच्चे सिंपल केमिकल बॉन्डिंग टाइप का ही क्वेश्चन है, बस इसमें कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं इसलिए इन्होंने तो बदल दिया। अभी हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था NiCO4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि ये होगा, ये क्या होता है, sp3d2 होता है, ये क्या होगा हमारा sp3d होगा, और ये क्या होगा हमारा DsP2 होगा। तो यू कैन मैच इट, है ना, यू कैन डू इट। तो ये क्वेश्चन में इसको आगे बढ़ूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से डन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डेल्टा नॉट, जो P क्या है यहाँ पे, P यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि व्हेन डेल्टा नॉट इज लेस देन दैट ऑफ द P, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, व्हेन डेल्टा नॉट इज मोर देन दैट ऑफ P, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। बच्चे देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगी। 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा डाउट है, अगर मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए जिन बच्चों को आता है वो इस पार्ट को थोड़ा सा ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बताना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हम लोग देखते हैं। एक होता है डेल नॉट, ये कहता है CFSC को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 केस होते हैं। एक होता है अगर पेयरिंग एनर्जी हमारी ज्यादा होती है तो उस केस में नो पेयरिंग, और जब भी नो पेयरिंग होगी तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा कहलाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरा कंडीशन, व्हेन डेल नॉट इज मोर देन P, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, और कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं लो स्पिन है मैम, हाई स्पिन, जितना ज्यादा पेयरिंग हो जाएगा उतनी स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो इसको हम इस तरह से रिलेट करते हैं कि भाई जितना बेसिकली आपका लो स्पिन मतलब पेयरिंग होगी उतना ज्यादा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जितना पेयरिंग नहीं होगी उतना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करेगा। तो आपको एक कंडीशंस याद रखनी है कि अगर हमारी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि उस केस में क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी और उस केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस डेटा को याद रखो। तो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हाई स्पिन, पेयरिंग एनर्जी कम है तो लो स्पिन। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ऑफ डेल्टा T जो P होती है वो ज्यादा होती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि इस केस में पेयरिंग एनर्जी हाई होती है, और क्योंकि इसलिए यहाँ पे ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि रेयरली ये पेयर्ड बनाते हैं, ये जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं। तो इसके दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके,
ठीक है भाई। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड अरेंज इन द फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो अब अगेन आपकी वो सीरीज आ गई कि हम कैसे करेंगे। तो आई बहार सनी क्लास में से फरार, आई बहार सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सीलेटो और पानी सुनो, ओह ऑक्सीलेटो और पानी सुनो, ईडीटीए अमोनिया इन दिनों, ईडीटीए अमोनिया इन दिनों कनाडा एंड कोलंबो में है। ठीक है, ये ऐसे करके ट्रिक होती है। तो उसको आप देखो तो सिंपल सी बात है। अगर मैं वैसे भी बताऊं तो पहले हमारे हेलोजन्स आते हैं, पहले हमारे हेलोजन्स आते हैं, फिर हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स आते हैं, और फिर हमारे उसके बाद हमारे कार्बन कंपाउंड्स आते हैं। तो अगर आपको इतनी सी बात पता है, ये हायर ऑर्डर की तरफ है, तो भी आप कर सकते हो। तो आपको बताइए एफ बी आर, तो मैंने बताया आई बहार सनी क्लास से फरार, तो आई आपका कम होगा, बहार सनी क्लास से फरार, तो ये ऑर्डर होगा। तो आपको दिख रहा है इसमें एफ है फिर बी आर है, तो गलत हो गया। ऑक्सलेट ओह ऑक्सलेटो और पानी, ये ऑर्डर होगा इसमें, ओह ऑक्सलेटो और पानी सुनो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका तुम्हारा आता है एन सी, अगर मैं ओ ऑक्सलेटो और पानी सुनो की बात कर रही हूँ, इसका तुम्हारे आते हैं नाइट्रोजन के, ये बीच में ऑक्सीजन भी है, ये भी लगा सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन के कंपाउंड आते हैं। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन में आपका आता है यहाँ पे, तो अब इस केस में देखो वाटर, वाटर को इन्होंने OH से कम कर दिया, यही तो लिमिटेशन है CFT की, तो रॉन्ग हो गया। अगला देखो, पहले हमारे यहाँ पे Br है, फिर F है, ठीक है, फिर वाटर है, फिर अमोनिया, दिस इज करेक्ट आंसर। ClOH Br गलत हो गया भाई, क्रॉस। तो थोड़ी सी भी ट्रिक पता है आप कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी भी ट्रिक पता है आप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो टाइप अ मैसेज, आई विल पोस्ट द ट्रिक ऑन माय चैनल। मैं डेफिनेटली उस ट्रिक पे भी एक छोटा सा मैसेज आपको दूंगी डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप बता देना, देन आई लेट यू नो द ट्रिक। बाकी गूगल में, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, पर ये सीरीज आपको याद ही करनी है। अगर मैं तो कहती हूँ जो CBSE के बच्चे हैं 12th के, उनको भी करनी है। अगर जेई का आप कह रहे हो कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब अभी तक तो याद होनी चाहिए ये वाली ट्रिक, ठीक है। मतलब ये वाली जो सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बिल्कुल प्रोबेबल क्वेश्चन है, आता है यहाँ से, लेटेस्ट ट्रेंड में भी पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। An octahedral complex with the formula COCl3.NH3 upon reaction with excess solutions give 2 moles of AgCl। बच्चे हमेशा कराया जाता है वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी हमारी यही कहती है, आपको बस ये चेक करना है, कोई भी फॉर्मूला दिया है COCl3.NH3, आपने ये देखना है कि जब हम उसकी AgNO3 से रिएक्शन कर रहे हैं तो कितने मोल्स निकल रहे हैं। तो we are getting 2 moles of AgCl. If we are getting 2 moles of AgCl, it means 2 AgCl के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। 2 AgCl का मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, CONH3, अभी हमें ये नंबर नहीं पता है, मुझे यहाँ पे एक Cl अंदर रखना पड़ेगा और 2 Cl बाहर करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए 5 NH3 यहाँ पे चाहिए होंगे। यस और नो, ध्यान से देखो 5 NH3। तो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि N कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर वेदर 4 और 6, और हमारे जनरली हमें पता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमारे 4 नहीं बनाते हैं, हमारे 6 बनाते हैं, तो हमने N के नंबर को 5 लिया। ठीक है, आगे दिया है कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO। ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कितनी आएगी बच्चे, +3, ठीक है। द वैल्यू ऑफ X एंड N, ओके। तो फिर क्या करें, हमारी N जो आई है वो कितनी है 5, हमारी X जो आई है वो कितनी है 3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, तो 8 कहाँ दिखाई दे रहा है D में, तो D मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से करो, इसे समझो अच्छे से कि D हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, सो कब आया था क्वेश्चन 2024 में, तो बिल्कुल सिंपल से। अब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग आपका को बेसिकली आपको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा उन्होंने थोड़ा कंसेप्ट घुमाया है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन COH2O6, भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब पता है वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो दिस इज, अब ये ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, इसमें कोई चार्ज वार्ज तो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा। होपफुली जो कॉम्प्लेक्स है वैसे तो यहाँ होना चाहिए +3, पर अगर नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। वैसे मैं +3 लगा ही रही हूँ क्योंकि होना ही चाहिए यहाँ पे चार्ज, तो +3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब +3 पुट कर दिया तो इस केस में क्या होगा, +3 +2 कुछ भी हो सकता था, ऐसे हमने +3 ले लिया। चलो अगर हमने +3 ले लिया तो उस केस में क्या करें भाई, तो CO यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, कुछ ना कुछ होना चाहिए था यहाँ पे,
पर एनीवेज हमें अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, हमने +3 किया हुआ है, तो +3 का मतलब हो गया तुम्हारा +3 स्टेट। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दिस इज 3d7 4s2, 3 निकल गए तो क्या हो गया 3d6, और 3d6 को कैसे भरोगे भाई, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसमें n की नंबर आ गई 4, तो आंसर होना चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चेक कर लेना, अगर इन्होंने यहाँ पे 3 लिया होगा तो 4 आ जाएगा, और अगर इसने 2 लिया होगा तो तुम्हारा 3 आ जाएगा, तो यू कैन वेरी योर आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखो, a first row transition metal in +2 oxidation state has a spin on the magnetic moment value of 3.86, the atomic number of the metal। हाँ भाई, बिल्कुल अभी क्वेश्चन करा है हमने, कब आया है 2024 में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा मेटल में 3 होगा, तो अभी हमने देखा कोबाल्ट, भाई कोबाल्ट 3d7 4s2, अगर ये +2 स्टेट में होगा तो ये नहीं कि आपको बिल्कुल बिना सोचे क्वेश्चन करने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो n विल बी 3, तो इसका 27 एटॉमिक नंबर होना चाहिए। कहाँ दिया है भाई इन्होंने एक मिनट रुको भाई, चेक करने तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो कोबाल्ट आ रहा था, अब क्या कर दिया इन्होंने, a first row transition metal in +2 state has an spin on the magnetic moment 3। अच्छा, तो ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं 3 में 23 भी ले लो, 23 भी ले सकते हैं। वेनेडियम अगर +2 स्टेट में है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, मैंने तो कोबाल्ट ले लिया, कोबाल्ट का ऑप्शन नहीं है, तो वेनेडियम के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमने तो ओवर थिंकिंग कर ली थी पहले ही, है ना, हमने सोचा चलो हम फटाफट से निकाल देते हैं, तो कोबाल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये वेनेडियम आ जाएगा। वेनेडियम क्यों आएगा भाई, क्योंकि क्या होता है वेनेडियम का 3d3 4s2, तो +2 स्टेट में निकल गया तो 3 हो जाएगा, तो ये होगा बी आंसर। अगर कोबाल्ट होता तो कोबाल्ट भी होता, अभी हम इस कोबाल्ट को हटा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया था 27, तो हमारा आंसर होगा 23, यानी कि बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लिगेंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा आपका, तो सिंपल सी बात है, अगेन सेम क्वेश्चन, आई बाहर, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो एंड पानी सुनो, है ना, EDTA एंड अमोनिया इन दिनों कहाँ है, कनाडा एंड कोलंबो में है, दैट इज द ट्रिक। अब मैं बता रही हूँ आपको, तो इस केस में आपको क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा आगे कौन सा होगा, तो आपको पता है सबसे आगे अगर मैं बात करूं, पहले वाले में देखते हैं हम लोग, EDTA NCS EDTA से ज्यादा होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरे वाले में COFCS2-, ओके, इसमें OH है और S2 है, EDTA पीछे गलत हो गया, ये CN पीछे गलत हो गया, दिस इज द राइट आंसर, है ना। आई बाहर, सनी क्लास से फरार, आई बाहर सनी क्लास, मुझे लिखवा के ही मानेगा क्योंकि ना बार बार क्वेश्चन आए जा रहे हैं, से फरार, ये ऑर्डर होता है, आई बाहर सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सीलेटो और पानी सुनो, ठीक है। EDTA एंड अमोनिया इन दिनों कहाँ है, कनाडा एंड कोलंबो में है, ऐसे ऑर्डर होता है, ठीक है, यू कैन डू इट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो ये हमारे सिस्ट्रांस दिखाएंगे, ये हमारे बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे। अब बताओ भाई, क्या ये ट्रांस में, क्या ये सुपर इम्पोजेबल होंगे या फिर क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्म बनाते थे CR ऐसे करके, ये थी इसकी ट्रांसफॉर्म, और जब हम इसकी मिरर इमेज बनाते थे, तो मिरर इमेज में यही तो कहते थे हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगी, ऐसे थोड़ी चेक कर रहे हैं हम, तो ऐसे देख रहे हैं कि उठा के रखेंगे ऐसे तो आ जाएगी, है ना। तो इस केस में भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 ही आना चाहिए, इसका आंसर 3 आना चाहिए, है ना, क्योंकि सिस्ट्रांस तो हम कह सकते हैं कि एक में सिस है एक में ट्रांस है, तो ये 3 आंसर आना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन टू एन अप्लाइड फील्ड। मैक्सिमम अट्रैक्शन, देखो अगर मैंने कहा आपसे जैसे कोई मैग्नेट है, तो आपने जो सब्सटेंस होंगे जो हमारे वीकली अट्रैक्टेड होते हैं वो हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं,
और जो हमारे वीकली रिपेल्ड होते हैं डायमैग्नेटिक, तो वो कह रहे हैं कौन से अट्रैक्टेड होंगे। तो अट्रैक्शन के लिए तुम्हें क्या देखना है कि किसमें कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म है, कितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जटन तो तुम्हारा 3d10 होता है, तो ये तो 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है कि +2 है, तो +2 में तुम्हारे पास इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तुम्हारे पास +3 में तुम्हारे पास यहाँ पे 6 हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी पेयरिंग। इसके बाद निकिल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आंसर सी होना चाहिए भाई। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। सी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NiCN4 इज स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है, with dsp2 hybridization of Ni, but NiCO4 is tetrahedral पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नहीं होता बच्चे, ही हमने सबसे पहले क्वेश्चन में करा है, गलत हो गया ये। NiCl4 and NiCO4 both have same d electronic configuration and same geometry and are paramagnetic। ये डायमैग्नेटिक होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? इनकरेक्ट होंगे। बी मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी इन CuSO4.5H2O CuO bonds are present। कॉपर O बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट है। आपके साथ Cu है तो Cu के साथ आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो O बना ही रहा है ना, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही रहा है, बिल्कुल करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इन CuSO4.5H2O ligands coordinated with Cu2 plus ion are O and S base ligand। ये गलत है, these are not S base। जो सल्फेट होता है वो ligand नहीं होता, तो यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट सेकेंड रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट करेक्ट सेकेंड रॉन्ग, दैट इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स व्हिच गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 बट नॉट विद AgNO3। भाई ये बात बता रही है कि जो BaCl2 के साथ दे रहा है इसका मतलब उसके बाहर क्या होना चाहिए? SO4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, राइट। तो आपको देखना है ये भी Br देगा, ये भी Br है, ये भी Br टेस्ट देगा, सल्फेट नहीं देगा, तो आंसर हो गया ये। तो उसका कंपाउंड फॉर्मूला, क्योंकि Ba के साथ BaCl2 के साथ BaSO4 का पीपीटी बनता है, BaCl2 तुम्हारा ClBr के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता, तो आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will have maximum stabilization due to crystal field? किसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा? तो बच्चे सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है। बाकी आप CFSC निकाल सकते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? CN। सी मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following metal complex is most stable? स्टेबिलिटी देखने के लिए जितने ज्यादा चिलेट रिंग होगी, है ना, अगर चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है कोई भी, तो अगर उसमें मान लो ईन 1 है, ईन 2 है, ईन 3 है, तो आपको दिख रहा है इसमें क्या है? इसमें 3 ईन है, इसमें 2 है, इसमें NH3 है, इसमें 1 है। तो मोर चिलेटिंग लिगेंड्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो आंसर विल बी बी फॉर दिस केस। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कितने हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें बनेंगे? द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। यहाँ पे 42 कैसे दिया हुआ है? समथिंग रॉन्ग विद दिस। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को अभी छोड़ना पड़ेगा। यस, इसको छोड़ना पड़ेगा। वैसे अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो हमें पता चल रहा है इसका सिस ट्रांस होता है 2 होगा, अगर हम वैसे प्रेडिक्ट करें। इसका क्या होगा? 0 नो होगा। 3l3 है, इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे। तो अच्छा, अगर हम इस ऑप्शन को ही डिलीट कर दे तो हमारे अकॉर्डिंग सी आंसर हो जाना चाहिए। अगर हम उस ऑप्शन को डिलीट कर दे, 42 जो हमें दिखाई दे रहा है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो 2022 होना चाहिए, सी होना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट 1.73? किसमें 1.73 नहीं है? मतलब किसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूछ रहे हैं। O2 माइनस में होता है भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड Cu में 1 होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट इसकी +2 है। इसमें क्या है? 1 होगा, तो CuI विल बी द आंसर। CuI क्या कर रहा है? एक ये Cu किस फॉर्म में है? +1 स्टेट में है, और +1 स्टेट में है तो क्या हो जाएगा? ये 3d10 है, और 3d10 हो गया तो क्या हो गया? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cu in +1 state will be paired, okay? So you should be careful। तो B आंसर होना चाहिए इसका।
आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस आर अरेंज्ड करेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे अगेन स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो 5 होंगे, क्योंकि हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और एज वेल एज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है +3 स्टेट है। सेकेंड में कितने होंगे? CO इन +3 स्टेट NH3 के साथ, CO इन +3 स्टेट है अगर हमारा NH3 के साथ है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो इस केस में क्या होगा? तो ये हो गया 3d6 और 3d6 पे पेयरिंग कर दी, तो ये हमारे हो गए, इसको भी मान के चलूंगे 0। नेक्स्ट NiCl4 में क्या हो गया भाई? NiCl4 का 2- है यहाँ पे, तो Ni+2 में Cl के साथ हमारे कितने होते हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथा हमारा दिया हुआ है Cu2+, तो Cu2+ में होगा आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकेंड। C मस्ट बी द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, C मस्ट बी द राइट आंसर। करो क्वेश्चन, इसमें ऐसे ही करा जाता है, देयर इज नो अदर वे। आपको ऐसे ही करना होगा, तभी आप इजीली समझ पाएंगे। फॉर अ D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग में क्या होता है? नीचे तुम्हारे T2G ऑर्बिटल आते हैं और ऊपर तुम्हारे T2 और EG ऑर्बिटल आते हैं। ये T2G होते हैं और ये EG होते हैं। ठीक है, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हारे पास इन्होंने कहा है D4 मेटल है। तो मैंने आपको 2 केस बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर डेल्टा P इज मोर देन दिस तो क्या होगा? पेयरिंग होगी। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो मैं क्या करूंगी? पेयरिंग करूंगी, और पेयरिंग करूंगी तो 3-4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? T2G4 EG 0। और अगर मैं पेयरिंग नहीं करूंगी तो क्या होगा? नो पेयरिंग। तो इस केस में क्या होगा बच्चे? T2G3 EG1। चेक करो भाई कहाँ कंडीशन मैच कर रही है। तो इस वाले में देखो, अच्छा ये तो रॉन्ग हो गया। जब ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा कह रहे हैं तो ये 4 होना चाहिए, गलत है। पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा कह रहे हैं, ये भी गलत हो गया। EG तो आना ही नहीं चाहिए। T2G3 EG1 पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, दिस इज करेक्ट आंसर भाई। ये कौन सा केस हो गया? ये क्वेश्चन, ये केस हो गया हमारा नीचे वाला। क्लियर है बात? तो आपने ऐसे कंसेप्चुअली करना है, आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई और आपने यहाँ पे काफी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लगाए। तो आप अगर इसमें देखेंगे बच्चे तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, लिगेंड के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता है, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है विद कंसेप्ट्स, राइट। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चंस करे तो आपने एनालाइज इसको करना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। अगर आपका, मैंने अगेन वही कहूंगी, अगर आपके 90-95 करेक्ट हैं देन गुड, तो आप इसमें प्रैक्टिस करते रहो और फटाफट से इसे रिवाइज करते रहो। और अदरवाइज अगर आपको अभी दिक्कत है तो आपको जो कंसेप्ट के तरीके मैंने बताए उसको फॉलो करके और प्रैक्टिस करनी है। तो विद दिस वी आर डन टुडे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।